Yes, friends. मैं आज what is called Bayesian theorem or Bayes theorem. What is Bayes theorem? Probability से related Bayes theorem डिस्कस कर रहे हैं आज. ठीक है. इसमें क्या होता है Bayes theorem में, ये जैसे हमने कंडीशन probability डिस्कस किया था उसी की फर्दर डिस्कशन है. अभी तक आप देखोगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है. बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है Bayes theorem, क्योंकि Bayes theorem अगर आपने स्टडी कर लिया, समझ लिया, तो आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी बहुत इजी लगेगी. और इसका यूज़ मोस्टली टेक्निकल कोर्सेज में, जितने भी मैथमेटिक्स के कोर्सेज हायर स्टडी के होते हैं, इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएससी, एमएससी, इवन पॉलिटेक्निक्स, राइट, एंड 12th स्टैंडर्ड में भी है. और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स के, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है. कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैंने देखा हुआ इसका यूज. तो बेस थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ये प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी कंडीशन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उसकी ये फर्दर डिस्कशन है. मीन्स हायर टाइप का डिस्कशन, हायर स्टेटस डिस्कशन. क्योंकि इसमें जब अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं, अनसर्टेन मतलब जब हम डिसाइड नहीं कर पाते, बहुत सारे सैंपल्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से आपको डिसीजन लेना है ना. ये मैनेजमेंट थ्योरी में और मैनेजमेंट पीपल के लिए, मैनेजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि वो दे कैन टेक डिसीजंस जब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आपके पास अवेलेबल है. अनसर्टेनिटीज के अंदर आप डिसीजन प्यार से ले सकते हैं, आप अच्छी तरह से इजीली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए एक थ्योरी है, बेस है, और ये बेस थ्योरम है बेजियन, इसे कहते हैं बेजियन डिसीजन थ्योरी. बेजियन हुआ, बेजियन कौन थे भाई, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, और कब दिया उन्होंने, कैसे दिया, क्या क्या पेपर था इनका, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ. एक्चुअली बेजियन बाजे थॉमस बेजियन बाजे ब्रिटिश मैथमेटिशियन है ना. ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और 1702 टू 1761 तक इनका टाइम था, पीरियड में 61 तक ये रहे. और बर्थ प्लेस बर्थ टाइम था 1702. लेकिन इनका जो थ्योरी थी जो उन्होंने पब्लिश किया था वो 1763 में पब्लिश हुई, एक शॉर्ट पेपर में, सिंपल पेपर. न्यूज पेपर्स वगैरह में पहले सबसे पहले आया. बट इनकी डिसीजन थ्योरी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, आफ्टर 1945, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, क्योंकि उस केस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज पैदा हो गई, रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत सारे हुए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लॉसेज हुए, एंड उसके बाद में डिसीजन लेना मुश्किल होता था. उस केस में ये डिसीजन थ्योरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया. साइंटिफिक वर्ल्ड में इस थ्योरी जैसा दूसरा कोई मेथड नहीं है जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर पाएँ अनसर्टेनिटी कंडीशन में किस तरह डिसीजन लेना चाहिए. तो डिसीजन टेकिंग अंडर अनसर्टेन कंडीशंस, उस केस में आपको डिसीजन लेने की ये मेथड है. इसे हम बेजियन थ्योरम कहते हैं. बेजियन थ्योरम को लिखने के कई तरीके मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना. बेजियन थ्योरी क्या है इसके बारे में डिस्कस करें, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह डिस्कस करते हैं, किस तरह से ये रिलेटेड है इससे कंडीशन प्रोबेबिलिटी से. कंडीशन प्रोबेबिलिटी की फर्दर डिस्कशन है ये क्या, और इसमें क्या डिफरेंस है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में क्या डिफरेंस है. अच्छा, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो होती थी या पहले जो आपको गिवन है प्रोबेबिलिटीज, उनको हम बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, जो पहले दी हुई है आपको, उन प्रायर प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस करके आप ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बाद की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. जो इन्फॉर्मेशन आपको सैम्पल इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर बेस्ड, और जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है वो लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है उन पर बेस्ड. उन सभी प्रोबेबिलिटीज पर बेस करके आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. इसको हम बेस थ्योरम बोलते हैं. इसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा, लिखता हूँ उसका क्या सिंबल यूज करते हैं, फार्मूला क्या होता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, और क्या क्या इसका टाइम पीरियड था, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं जरा बता दूं कि भाई ये क्या है. पहला क्वेश्चन हमने लिखा रखा है इसी के बारे में, भाई डिफाइन बेस थ्योरम और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी और इनवर्स प्रोबेबिलिटी. इसे क्यों बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज को क्यों बोलते हैं, रिवाइज प्रोबेबिलिटी ये क्यों कहलाती है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी इसका नाम होता है. 3 नाम से जानी जाती है, रिवाइज प्रोबेबिलिटी, है ना, इनवर्स प्रोबेबिलिटी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम को लिखने का तरीका क्या है तो मैं डिस्कस करता हूँ. चलिए, है ना, देखा सकते हैं. सबसे पहले बेस थ्योरम को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं. जैसे कई आपने नोट किया होगा, कोई लिखता है बेस BA/S बेस थ्योरम, कोई लिखता है BA/E, बेस थ्योरम, और कोई लिखता है BA/ES बेस थ्योरम और बेजियन थ्योरम.
कुछ भी कह दीजिए, आप इन तीनों में से कोई भी नोट करें, बेजियन थ्योरम एक ही होती है, उसका किसी भी नोट से नेम से किसी भी लिखें, लेकिन स्पेलिंग वही बेस की है ना। बेजियन थ्योरम जो थी, बेजियन पूरा नाम था इनका, थॉमस बेस नाम था इनका पूरा, THOMAS, बेस BAYES, थॉमस बेस, राइट। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जैसे मैंने बताया 1702 to 1761 में हुए, और पोस्टमसली जब ये डेथ हुई इनकी, उसके बाद में 2 साल बाद 61 में इनकी डेथ हो गई, और 63 में जाके इनकी ये थ्योरी पब्लिश हुई, और उसका इम्पोर्टेंस लोगों ने जाना। आई मीन मोस्टली क्या होता है, कभी भी आप लाइफ लॉन्ग कुछ भी करते रहिए, नोबडी नोटिस यू, बट व्हेन यू डाई और व्हेन अ पर्सन डाइज, देन हिज इम्पोर्टेंस इज बीइंग नोन। दिस इज बर्ड की थ्योरी है, मोस्टली बर्ड की थ्योरी ऐसी पाई जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, क्योंकि जब ये लाइफ में थे इनकी थ्योरी को लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन जब ये डाइड हुए, व्हेन ही डाइड, आफ्टर दैट उनकी थ्योरी को अच्छी तरह से पब्लिश किया गया, उसकी इम्पोर्टेंस को माना गया, और आज तक वो इम्पोर्टेंस जारी है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जब रिसोर्सेज कम रह गए थे लोगों के पास, कंट्रीज़ के पास, आई मीन, तो कंट्री के जो मैथमेटिशियन वगैरह होते थे, डिसीजन मेकर्स होते थे, डिसीजन मेकर्स के लिए एक टूल बन गया डिसीजन लेने का अनसर्टेन कंडीशंस में। बहुत सारी प्रॉब्लम दी हुई हैं, उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आपको सेलेक्ट करनी है, तो किस तरह से निकालते हैं, एक सैम्पल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। मैं ज़रा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि क्या होती है बेस थ्योरम, किस तरह से इसका यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से आप बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्या मेथड है। आपको अच्छी तरह से कमांड हो जाएगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, अगर आप इसको थ्योरी को समझते हैं। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उससे पहले हमने बाकी जो थ्योरम थी, आई मीन एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो जो पढ़ी थी, उसके बाद में ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्रोबेबिलिटी को जानने की। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आती है। प्रोबेबिलिटी को आप मैथमेटिक्स का एक पार्ट समझिए, और ये मोस्टली हर एग्जाम में रिपीट होती है, इसलिए क्वेश्चन को समझ के, इसकी थ्योरी को समझ के आप क्वेश्चन निकालिए, आप समझोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो राइटिंग मेथड्स, हाउ टू राइट। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग बेस थ्योरम। हमने लिखा देयर आर 3 different methods to note, or ways, not methods but ways. Let me take different ways to note the Bayes theorem. The Bayes मैं लिखता हूँ BAYE, Bayes theorem। ठीक है, बेस थ्योरम को एक तरीका तो ये है, आइदर दिस नोट द बेस थ्योरम, दैट इज, मैं लिखता हूँ इनके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, या तो हम इस तरह लिखेंगे, वो से लिखते हैं BAYE, बेस थ्योरम, ये नोट करने का तरीका है। बेस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेस थ्योरम? BAYE, बेस थ्योरम लिखेंगे। सेकंड मेथड है BAYE, बेस थ्योरम, ऐसे भी लिखते हैं बहुत से लोग। ठीक है, थर्ड मेथड जो मैंने अभी बताया आपको, BAYE, उनका पूरा नाम लिख देते हैं, कॉमा बाद में लगा देते हैं, बेस थ्योरम। ये मुझे ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। सूट मतलब अच्छा लगता है, पूरा नाम उनका लिखा, आपने शॉर्ट में नहीं लिखा। BAYE, नाम था उनका बेस, थॉमस बेस, तो ये सरनेम उनका ले लिया, लास्ट का पॉइंट बेस थ्योरम। तो ये बेस थ्योरम हम ऐसे यूज करते हैं, ये नोट, ये डिनोटेशन है उसका, बेस थ्योरम को स्टार्ट करने का है। बेस थ्योरम आप इसे लिखते हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि होती क्या है। बेस थ्योरम को हम 3 नाम से कैसे जानते हैं। दिस इज द बेस थ्योरम इज आल्सो नोन एज, लिखिए चलिए, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम को हम 3 नाम से जानते हैं। बेस थ्योरम इज आल्सो नोन एज, क्यों कहते हैं बताता हूँ अभी। इज आल्सो नोन एज, नंबर 1 पोस्टीरियर थ्योरम कहते हैं, और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी
इसे कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहिए, नॉट थ्योरम बट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। क्यों कहते हैं वो समझिए, अभी आपको समझाते हैं। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। सेकंड कहते हैं भाई रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी, ये इसका नाम होता है, रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी, ये भी इसका नाम है। थर्ड पॉइंट होता है इसका भाई इनवर्स प्रोबेबिलिटी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ये थर्ड नाम होता है। क्यों कहते हैं इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से आप समझिए, सबसे पहले हम अभी बताएंगे कि व्हाट इज प्रायर, व्हाट इज पोस्टीरियर, एग्जाम्पल लेके जब बताएंगे तब आपको समझाते हैं। लेकिन पोस्टीरियर का मतलब होता है जो आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, प्रायर प्रोबेबिलिटीज थी और लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज थी, उनको यूज करते हुए आपने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाली बेस्ड ऑन द प्रायर इन्फॉर्मेशन। जो पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं, उनको यूज करते हुए आप नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसलिए कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पहला पॉइंट रिवाइज क्यों कहते हैं? रिवाइज प्रोबेबिलिटी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करके, जैसे प्रायर प्रोबेबिलिटी को आपने यूज किया, उसको उसका रिवीजन किया, जो इन्फॉर्मेशन फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है आपको उसको भी आपने यूज किया, है ना, सैम्पल इन्फॉर्मेशन कि जो इवेंट है आपके पास में, जैसे आपने एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास प्राप्त की, या आपकी फर्स्ट क्लास आती है एनुअल एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर, इस साल की जो वो है आई मीन एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें फर्स्ट क्लास आएगी नहीं आएगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट। तो इस तरह से सेकंड वाली इवेंट को आप बी मान लीजिए, फर्स्ट वाली इवेंट को ए मान लीजिए, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए, इसको कहते हैं लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो पहले दी हुई थी आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पहले एनुअल एग्जामिनेशन में आपको कितना मार्क्स मिलते थे, फर्स्ट क्लास कितनी आई, क्या उसका परसेंटेज था, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी थी, वो आपको दी, उसको हम बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो ए इवेंट थी, यानी ए इवेंट क्या थी आपकी, कि जो आपके प्रीवियस एनुअल एग्जामिनेशन हुए उसके अंदर इतना परसेंटेज था, इतने मार्क्स आपके आई मीन आउट ऑफ 100 90% मिले, या जो भी फर्स्ट क्लास आप पाने के चांसेस आपके ये थे, ठीक है, वो आपको उसका यूज किया, इसको इवेंट ए मान लेते हैं। सेकंड इवेंट बी जो आपको निकालनी है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेक्स्ट रिजल्ट। और जैसे आप कह सकते हैं कि इस केस में आपको कुछ क्लास टेस्ट दिया आपने, क्लास टेस्ट में आपको इतने मार्क्स आ जाते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बी इवेंट है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जो पहला टेस्ट ए था उसके बेस में ये जो प्रोबेबिलिटी बी है वो कितनी आ रही है, उसका रिजल्ट क्या है, टेस्ट जो दिए हैं अभी आपने क्लास टेस्ट में, ऐसा एक क्वेश्चन भी इसमें दिया हो, वो सॉल्व करेंगे बताएंगे। सो देन तो आपने इसके बेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये जो आपने निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसको कहते हैं लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लाइकलीहुड यूज प्रायर प्रोबेबिलिटी यूज की और आपने इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि लाइकलीहुड है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना, तो इसको हम कहते हैं पॉसिबल इवेंट और पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज, है ना, जो लाइकली है, जो हो सकती है, जो प्रायर प्रोबेबिलिटी पर बेस होकर के प्रोबेबिलिटी आती है, उसको कहते हैं लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों का यूज करते हुए, प्रायर प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हुए जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको कहते हैं रिवाइज प्रोबेबिलिटी। और उसको हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी, इसलिए कहते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं बेस थ्योरम को, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, फर्दर प्रोबेबिलिटी की, जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज गिवन है, उनको यूज करते हुए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी, इसलिए इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसलिए इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये मेथड हो गया आपको। क्यों कहते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी होती है। रिवाइज प्रोबेबिलिटी क्योंकि रिवीजन करते हुए जो प्रायर इन्फॉर्मेशन वो और अभी जो सैम्पल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो, इन दोनों का यूज करते हुए, रिवाइज करते हुए फर्दर रिवीजन करते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट निकालते हैं। जैसे पहला आपको फर्स्ट क्लास आने का रिजल्ट दिया हुआ था, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट रिजल्ट निकालना है, फर्स्ट क्लास आने का नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पहले रिजल्ट दिया हुआ था, सिमिलर टाइप का रिजल्ट निकालना है फर्स्ट क्लास आने का, फर्स्ट क्लास पहले आ चुके हैं, उसका रिजल्ट आपको गिवन है ना, तो ये क्या हुआ, रिविजन हुआ, रिवाइज हुआ रिजल्ट, नेक्स्ट रिवीजन हुआ आपका, पहला जैसा रिजल्ट था वैसे अब निकालें, लेकिन ये डिफरेंट है पहले से, इसका कुछ रिजल्ट और आ रहा है, उसका रिजल्ट कुछ और था, है ना, सेम टाइप की इवेंट हो सकती है, इसको रिवाइज प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसलिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी
रिवर्स प्रोबेबिलिटी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ये तीन नामों से वेज थ्योरम जानी जाती है। अब प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है और ये क्या होती है लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, मैं आप इनको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब ये है कैसे बेस थ्योरम क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बता दिया हमने कि कब ये हुए। तो ये तीन नाम से जानी जाती है बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम को हम ये 3 नेम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई जो बेस थ्योरम थी वो कब हुए, बेस उनका टाइम भी मैं लिख देता हूँ। बेस कंप्लीट नेम ऑफ और फुल नेम, दिस थ्योरम, the theorem was given by नाम था इनका पूरा रेव थॉमस बेस, BAYES, a British mathematician. He was a British mathematician. ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इनका टाइम क्या था भाई 1702 to 1761, ये पीरियड था इनका 1702 to 61 और 1761, ठीक है। इस पीरियड में ये हुए मीन्स 18th सेंचुरी में इनका टाइम था, कंटेम्प्रेरी थे ये टू 18th सेंचुरी, राइट, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी और आफ्टर मिड 18th century. Correct. So the theorem was given by Ralph Thomas or Reveal Thomas, Bayes, a British mathematician, in or during this period. This was his period. His work, his theory, which was known as Bayes theory, is Bayes or Bayesian decision theory. ये इसके नाम से इनका पब्लिश हुआ। नोट, बेजियन डिसीजन थ्योरी, इज वर्क वाज पब्लिश्ड, कब हुआ, वाज पब्लिश्ड इन 1763 posthumously. This is posthumously. Right? When he died, after that his work was published. इसलिए कहते हैं posthumously इनको इनके वर्क को ज़्यादा अहमियत दी गई, इम्पोर्टेंस दिया गया। क्यों इम्पोर्टेंस दी गई? क्योंकि मोस्टली आप जानते हैं कि जब चीज़ का यूज होता है when a person dies, then his importance is most of the people, even critique also appreciate him, है ना। इनिशियली जब लाइफ में होते हैं तब आप nobody is appreciating, but the people utilize your importance, your views, your theories when they are beneficial. At the moment they are beneficial, or at the time when they are alive, the work is beneficial. Nobody is using that, or people are finding mistakes or finding lot of things there. But after the person dies, after that, because now he is no more, after that people are finding his importance or finding his important views, discussing his important views, studying his views, that what is similarly happened with him. क्या हुआ 63 में इनकी शॉर्ट सिंपल पेपर में इनका ये वर्क क्या था, वो वर्क बेजियन डिसीजन थ्योरी, ये जो थ्योरी थी ये पब्लिश हुई। उसके बाद में लोगों ने इसको लाइक किया और लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, क्योंकि इसका यूज करते हैं आप अनसर्टेन कंडीशन में डिसीजन लेने का। मैनेजमेंट फील्ड में जितने भी प्लानर्स हैं, है ना, मैनेजमेंट पर्सनल्स और टेक्नीशियंस और पॉलिटिशियंस, एवरीबडी हु इज टेकिंग डिसीजंस, the person who takes decision for future development or future work, those persons उनके लिए इम्पोर्टेंस होती है, उनको उन्होंने समझा इसको, ना। तो डिसीजन मेकर्स को इम्पोर्टेंस इसकी समझ में आ गई 1763 में posthumously his work was published, ठीक है जी। ये थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जैसे मैंने बताया आपको इस पीरियड में। और इनकी थ्योरी क्या है वो देखिए। सबसे पहले इन्होंने कहा ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है उसी टाइप की होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा रिवाइज्ड प्रोसेस है। बेस थ्योरम में फिर लिखता हूँ, बेस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड ए डिसीजन,
under uncertainty, राइट। तो अंडर अनसर्टेनिटी के बीच में आप डिसीजन लेते हैं, इसकी बेस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड ए डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, राइट। सो its importance is for the managers or decision makers it has contributed a lot। किसने? इस थ्योरम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इट हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट in the present day science world, after World War II, Second World War 1938 to 44 मोस्टली हुआ, बट 45 तक चला। 1938 से 45 और 44 तक, है ना, इतने ईयर्स चला। इस बीच में तब इम्पोर्टेंस के बाद लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस समझी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज दिस पीरियड 1938 to 45, 44, 45 एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, आई मीन आफ्टर दिस पीरियड व्हेन लोगों के पास में रिसोर्सेज कम रह जाते हैं। जब आपके पास रिसोर्सेज कम है, देन यू टेक डिसीजन कि भाई इसी में से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके, यू हैव टेक अ सर्टेन डिसीजन सो दैट जो चीज़ आपके पास बची है, रिसोर्सेज, जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, उनको यूटिलाइज कैसे करें, तब इसका इंपॉर्टेंस मालूम हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस इसका यहाँ हुआ। अब ये क्या थ्योरम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस थ्योरम? ये इंफॉर्मेशन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, कौन थे ये, किसने क्या किया, बेस थ्योरम क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी इसकी जरा बेस थ्योरम क्या है वो देखिए। ये इनका ब्रीफ इंफॉर्मेशन हुआ, बाद में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस बताएंगे बाद में, है जब पहले मैं डिस्कस करता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट इज बेस थ्योरम? सबसे पहले पॉइंट है कि व्हाट इज द बेस थ्योरम। व्हाट इज द बेस थ्योरम, ये पॉइंट सबसे पहले समझिए। हमने माना कि कोई सैंपल स्पेस है, एक एक्सपेरिमेंट है आपका, टोटल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस मीन्स इसमें आउटकम्स है। मान लेते हैं हम दो ही आउटकम्स ले लीजिए, ये दो आउटकम्स हैं, मान लेते हैं इवेंट A1 और A2। इसको हमने एक B से, जो B नेक्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट B, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, इन दोनों में कॉमन है, ये B इंटरसेक्ट करती है, ये B, ये पूरा B है ये, और ये A और A1 इस सैंपल स्पेस S है। ठीक है, सैंपल स्पेस S। तो हमने दो इवेंट ली। हम हालांकि अभी जनरलाइज करते हैं, बाद में जनरलाइज करेंगे कि क्या थ्योरम होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें कौन सी प्रायर प्रोबेबिलिटी, कौन सी लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, कौन सी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, कैसे बात है। हमने माना let A1 and A2 be the two mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive and exhaustive events of an experiment। ये कोई एक्सपेरिमेंट था, उसका सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच, ये दोनों ही कंप्लीट करते, विच कंप्लीट द होल सैंपल स्पेस, विच कंप्लीट द सैंपल स्पेस कंप्लीट करते, सैंपल स्पेस। जैसे हमने यहाँ S किया, मतलब इसका ये हुआ कि S जो वैल्यू है वो है A1 यूनियन A2 दोनों को हम कमांड करके इन दोनों, लेकिन A1 इंटरसेक्शन A2 फाई है,
दोनों कुछ कॉमन नहीं है, A1 इंटरसेक्शन A2 ये 5 है, दोनों कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है A1 A2, लेकिन दोनों को कमांड करके एक पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं ये दोनों। A1 A2 कैसी इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव, कंप्लीटिंग द होल एक्सपेरिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। पूरे सैंपल स्पेस को ये दोनों ही इवेंट कंप्लीट कर देती है। यानी इस सैंपल स्पेस के अंदर दो आउटकम्स है A1 और A2, ठीक है। इन दोनों को एक इवेंट B कंबाइन करती है, मीन्स इंटरसेक्ट करती है, दोनों में कॉमन है ना, कॉमन पोर्शन बनाती है। यानी इवेंट B, जिस एरिया जो A1 के अंदर है B का, वो A1 एंड B, A2 एंड B, A2 इवेंट का जो एरिया ये वाला है, इसके अंदर B आता है और B यहाँ भी आता है A1। तो दोनों का ये जो इवेंट B है, नेक्स्ट इवेंट B है, जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने नेक्स्ट इवेंट, ये तो हमने A1 A2 मान ली, दो इवेंट हैं A1 एंड A2, समझिए बात। तो सबसे पहले ये दोनों A1 A2 इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप B समझिए। एंड B इज another event, is another event on a which intersects both A1 and A2, which intersects both A1 and A2, और which is common to both A1 A2, दोनों को इंटरसेक्ट करती है A1 A2 को, है ना। मतलब ये इम्प्लाइज करता है प्रोबेबिलिटी अगर हम B की निकालते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके बराबर होगी? ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, A1 एंड B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड B। A2 एंड B, A2 जो सेक्शन है उसमें B इंक्लूड, यानी A2 सेक्शन इंक्लूड्स B ऑल्सो, अ पोर्शन ऑफ B, हियर ऑल्सो B। तो दोनों को कम्बाइन करने पर ही तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B बनती है, प्रोबेबिलिटी B निकालते हैं अगर, तो ये इंटरसेक्शन पोर्शन है जो कि A1 का भी पार्ट है, और ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो A2 का भी पार्ट है। तो दोनों का जो पार्ट है म्यूचुअल, वो इसके बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर निकालते हैं आप, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B को, ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज है दोनों। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो दी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के फॉर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, इनको बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, they are known as prior probabilities, इनको कहते हैं they are known as prior probabilities, क्योंकि ये पहले से आपको गिवन है, they are known as prior probabilities, क्योंकि ये पहले से प्रोबेबिलिटी, ये दो इवेंट्स दी थी, इनकी प्रोबेबिलिटी आप A1 A2 निकाल सकते हैं, और A1 A2 प्रोबेबिलिटी पहले से दी है, इसलिए इनको कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज। अब देखिए A1 जो इवेंट है वो B के अंदर है, तो A1 विद रेस्पेक्ट टू B अगर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्ट टू B कंडीशन प्रोबेबिलिटी से, तो वो क्या होती है? क्योंकि A1 B जैसे हमने कहा यहाँ पर, ये तो हो गया ये पोर्शन। नेक्स्ट देखिए, सिंस द एरिया ऑफ इवेंट B under the area of A1 and the area of B under the area of A2, under the area of A2, A2 आप देखते हैं B दोनों के एरिया के अंदर आता है, ये B अंडर एरिया A1 भी है, अंडर A2 भी, दोनों को इंटरसेक्ट करा है, कॉमन सेक्शन है दोनों का, इसलिए हम इनकी प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ओब्लिक B निकालें तो क्या आएगी? therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ओब्लिक B, ये क्या होती थी? ये हम जानते थे, ये आती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती थी A1 इंटरसेक्शन B।